हाँ जी, our topic today is एरर्स क्या होती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एरर्स। तो सबको समझ में आता है एरर्स क्या होती है। इस रॉड की एक लाइन की एक्चुअल लेंथ है, मैं कहता हूँ चलो 5 सेंटीमीटर, ओके। पर किसी बच्चे ने मे बी हो सकता है कुछ भी वजह वट एवर द रीजन इस 5.1 सेंटीमीटर भी मेजर कर सकता है, और कोई बच्चा 4.9 भी मेजर कर सकता है कुछ गलती की वजह से। या ये भी हो सकता है आप मेजर कर रहे हैं और आप मुझे बोल रहे हैं 5, और लिखने वाला को इसको 5 की जगह 15 लिख दे। ये भी हो सकता है, बहुत सारी वजह हो सकते हैं, अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। बट एक होती है ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, और एक होती है जो आपने मेजर्ड करी, मेजर्ड वैल्यू। और जरूरी नहीं है हर बार मेजर करो, हो सकता है आप कोई एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकालो और आपके एक्सपेरिमेंट में कोई गलती हो रही है। तो एरर होती क्या है, एक आपकी ट्रू वैल्यू और एक आपकी मेजर्ड वैल्यू, उसमें जो डिफरेंस आ सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एरर। तो व्हाट इज द एरर? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, वैल्यू तो एक्चुअल वैल्यू है, माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, today we are talking about errors. What is error? Error is the difference between true value of a quantity and a measured value. अच्छा जी, क्या क्या कॉज हो सकते हैं एरर्स के, एरर्स क्यों हो सकती है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ एरर्स। थोड़ा सा थ्योरेटिकली चलते हैं, फिर इसके आगे में क्वेश्चन से बनाएंगे। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एरर्स, आखिर एरर्स के क्या कॉज है। तो एरर्स के हमने ब्रॉडली दो मेन तरह के, या दो मेन तरह में हमने उसको डिवाइड किया है। एक होती है हमारी सिस्टमेटिक एरर, इसको, हाँ, कॉज ऑफ एरर में एक हमारी सिस्टमेटिक एरर है, सिस्टमेटिक एरर। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ एरर जो हमारे पास है दैट इज रैंडम एरर। ब्रॉडली हम कॉज ऑफ एरर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कॉज इज सिस्टमेटिक एरर। एरर्स क्या होते हैं या इनके कॉजेज, सिस्टमेटिक एरर्स। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, वो वाली एरर्स जो सिस्टम की वजह से होती हैं, सिस्टम की वजह से। सिस्टम मतलब आप किसी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो लैब उस सिस्टम का पार्ट हो सकता है। आप कोई इंस्ट्रूमेंट से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट सिस्टम का पार्ट हो सकता है। कोई पर्सन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो पर्सन उस सिस्टम का पार्ट हो सकता है। ओके, तो इन सभी की वजह से, सिस्टम के कंपोनेंट की वजह से, एक सिस्टम में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सिस्टम में स्केल यूज हो रहा है, सिस्टम में एक आदमी पर्सन काम कर रहा है, तो उनकी वजह से जो एरर होती हैं उनको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर्स। तो आप लिख लीजिए द एरर्स ड्यू टू एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम, द एरर्स ड्यू टू एनी पार्ट ऑफ द system is called systematic error. The error due to any part of the system is called systematic error. किस तरह से हमने इसको क्लासीफाई किया है, तो सिस्टमेटिक एरर में फर्स्ट एरर्स होती हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या हो सकती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ जाए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या हो सकती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ सकते हैं, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। कई बार आप डी यूज करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए, और इस डी में ये वाला जीरो वाला मार्क थोड़ा रब करा हुआ है, और आपको इस पॉइंट के ऊपर रखना है। अब ये वाला पॉइंट आपको दिख ही नहीं रहा, तो आप क्या करते हो, थोड़ा बहुत गड़बड़ कर सकते हो, आगे पीछे रख सकते हो पॉइंट को, तो एरर आ जाएगी। या किसी स्केल से मेजरमेंट कर रहे हो, उस स्केल पर कोई वैल्यू घिस गई है इतना समय लंबे से यूज करने से, तो उसकी वजह से भी कोई एरर आ सकती है। आप स्केल पर 5.4 दिख ही नहीं रहा, कहाँ है, 5 6 मिटा हुआ है ना।
तो ये एरर आ सकते हैं, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरी एरर हो सकती है इम्परफेक्ट टेक्निक। इम्परफेक्ट टेक्निक, आपकी टेक्निक ही ठीक नहीं है। ओके ओके, आप टेक्निक ही गलत लगा रहे हैं। जैसे फिर डी वाले एक्सपेरिमेंट में आ जाओ। ये डी वाले एक्सपेरिमेंट में हमें ये एंगल मेजर करना है। ठीक है, अब बच्चा जो है अपनी आई को इसके ऊपर ना रखकर यहाँ टेढ़े से देख रहा है, टेढ़े से यहाँ देख रहा है। बल्कि उसको आई को इसके ऊपर रख के देखना चाहिए, तभी उसको सही दिखेगा। वो आई को दूर से एक एंगल पर देख रहा है, उसकी टेक्निक गलत है, एरर आ जाएगी। ठीक है ना। आपको किसी भी मेजरमेंट को मेजर करना है, लाइन की लेंथ को मेजर करना है, ये लाइन की लेंथ को, तो जो आपने स्केल रखा है, अपनी आई को स्केल के उस पॉइंट के ऊपर ही रखोगे ना। अगर टेढ़ा से देखोगे तो सही नहीं दिखेगी। कोई बहुत सारी टेक्निक हो सकती हैं। जैसे ओम्स लॉ में बोलते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट ही नहीं रखा, टेक्निक गलत है आपकी। थर्ड हो सकती है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर्स, पर्सनल एरर में भी यही हो सकती है, ध्यान नहीं दिया, गलत तरीके से देख रहे हैं, है ना, मेजरमेंट नहीं कर रहे। इम्परफेक्ट टेक्निक में एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने के लिए ये पेंडुलम से बॉब लटक रहा है, और कोई जो है लेंथ को उसकी मेजर करना है। तो लेंथ जो है जो मेजर की जाती है, वो बॉब के सेंटर तक मेजर की जाती है ना। तो किस तरीके से मेजर कर रहा है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेंथ कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे टेक्निक्स में या पर्सनल एरर्स में आ सकते हैं। फोर्थ हो सकता है एक्सटर्नल कॉज एरर। एक्सटर्नल कॉज एरर्स में क्या हो गया, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, और आपने ध्यान नहीं दिया, टेम्परेचर बदल गया, तो आपका रिजल्ट भी ठीक नहीं आएगा। प्रेशर को कांस्टेंट किसी एक्सपेरिमेंट में रखना है, आपने नहीं ध्यान दिया, नहीं आएगा, वो भी गड़बड़ हो सकता है। फिर एक इसमें आती है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, जैसे अगर आप स्केल में इंचेस वाली साइड से मेज़र करते हो, तो इंचेस का गैप इतना ज़्यादा होता है, बीच में छोटी वैल्यूज़ या लीस्ट काउंट अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे मेज़र करोगे। या आपको मैंने एक स्केल दे दिया, उस स्केल पर मान लेते हैं, उस स्केल पर मान लेते हैं 10-10 सेंटीमीटर के मार्क है, ये 0 सेंटीमीटर है। इसके बाद चलो 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, बीच में लीस्ट काउंट मार्क ही नहीं है एमएम वाले। तो आप बीच की कोई वैल्यू होगी कैसे मेजर कर पाओगे, क्योंकि स्केल का लीस्ट काउंट ही 1 1 सेंटीमीटर है। तो जब लीस्ट काउंट आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो आप में एरर ये आ जाएगी। ठीक है ना, और वो कितनी होगी, जितना लीस्ट काउंट होगा। ओके। तो ये सारी आपकी सिस्टमेटिक एरर होती है जो सिस्टम के साथ ही है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिस्टमेटिक एरर को हम करेक्ट कर सकते हैं। एक बार हमें वजह पता लग जाए कि भाई हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब है, या टेम्परेचर प्रेशर में हम ध्यान दे रहे हैं, तो हम इनको करेक्ट कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर्स को आप करेक्ट कर सकते हैं, एक बार उनका कॉज पता लगने की देर है। तो लिख लीजिए, ऑल सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी करेक्टेड once their cause is known। once their cause is known, जैसे ही हमें इनका कॉज पता लग जाएगा, हम सिस्टमेटिक एरर को करेक्ट कर सकते हैं, ये एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, और हमारा टारगेट यही होता है कि हम अपनी एरर्स को मिनिमम से मिनिमम करें। चलिए, सेकेंड टाइप ऑफ एरर जो मैंने आपको बताई थी, दैट वाज रैंडम एरर। रैंडम एरर कौन सी है, रैंडम एरर्स वो एरर्स है जो रैंडमली हो जाती हैं, पता ही नहीं कि इनकी वजह क्या है। जैसे आपने किसी को बोला लिखो भाई डाटा में 15, उसने लिख दिया 50। आपने अपनी तरफ सही बोला, उसको लगा कि 50 सुना, उसने 50 लिख दिया। पता ही नहीं भाई, ढूंढते रहो किस वजह से एरर हो गई है। तो उस एरर्स को बोलते हैं रैंडम एरर। कोई लिखने में गलती हो गई, मान लो आप कोई डाटा नोट कर रहे हो, उधर लिखा है 12, आपने नोट कर दिया 21, पता ही नहीं चला आपको। ठीक है ना। तो ऐसी कुछ एरर्स हो जाती हैं। रैंडम एरर कौन सी है,
The irregular errors. These are irregular errors. Errors and their source is also not known. पता ही नहीं कहाँ से आ गई, इनका सोर्स क्या है, वी डोंट नो, इज ऑल्सो नॉट नोन टू अस। हमें पता ही नहीं हम इसको कैसे ठीक करें। अब होने के चांसेस हैं ही, हो भी जाएंगी। तो हमारे कुछ ना कुछ एरर्स आती ही रहती हैं, चाहे सिस्टम की वजह से आए, चाहे रैंडम आए, चाहे और भी कोई वजह से आए। तो हम अपने डाटा में एरर्स को कम से कम रखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी देर तक परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी सारा डाटा इन्वॉल्व है, 5-10 लोग इन्वॉल्व है, तो एरर तो आने के चांसेस हैं ही हैं। जैसे मैंने क्लास में बच्चों को कहा कि मुझे इस वायर का रजिस्टेंस निकाल के दो, सब बच्चे को एक जैसी वायर, एक जैसी लेंथ की, एक जैसी मीटर दे दी, ठीक है ना। लेकिन मुझे पता है कि ये जब क्लास के 50 बच्चे कर रहे हैं, 5-5 के उन्होंने ग्रुप बना रखा है, तो ज़रूर कोई ना कोई एरर्स आएंगी और मुझे डाटा सही नहीं मिलेगा। तो हमें डाटा कैसे सही मिलेगा? तो हम डाटा सही करने के लिए बोलेंगे बच्चों को कि एक्सपेरिमेंट एक बार मत करना, 10 बार करना, और 10 बार करने के बाद जो सबकी एवरेज वैल्यू आए वो ला के मुझे देना। एवरेज वैल्यू ला के देने से क्या फ़ायदा होगा, जो अगर एरर होगी वो सब जगह बढ़ जाएगी और हमारा रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। 100% एक्यूरेट आएगा वो अलग बात है, पर मोर एक्यूरेट आएगा। तो कोई भी एरर्स, क्योंकि हमें पता आनी आनी है, आ ही जाती हैं, तो उनको मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि अगर आपको ट्रू वैल्यू लेनी है तो एक बार मत बोलो। मान लो बच्चे एक बार एक्सपेरिमेंट के रेजिस्टेंस का वो ला के दे रहे, नहीं, उनको बोलो 10 बार एक्सपेरिमेंट करो और मुझे एवरेज वैल्यू दोगे। तो कोई भी एरर को मिनिमाइज करने का तरीका या ट्रू वैल्यू ऑब्टेन करने का तरीका क्या है? आप ऑब्जर्वेशंस को एवरेज वैल्यू पे ले आइए। तो ऑल लिख लीजिए, ऑल द टाइप्स ऑफ एरर्स, ऑल टाइप ऑफ एरर्स, वो कैसी भी हो सकती हैं, कैन बी मिनिमाइज, कैन बी मिनिमाइज्ड by taking large number of observations। तभी एक्सपेरिमेंट को कई बार, 3-4-5 बार कहा जाता है आप करिए और रिजल्ट दीजिए। एंड देन कैलकुलेटिंग एवरेज, एवरेज वैल्यू। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, कैलकुलेटिंग एवरेज वैल्यू। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझ लीजिए, किसी भी डाटा में जो ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू जिसको हम ट्रू मान के चलते हैं, वो एवरेज वैल्यू होती है। ओके, फिर से मैं समझा रहा हूँ। अगर मैंने कहा कि मुझे इस वायर का रेजिस्टेंस निकाल के दीजिए एक्सपेरिमेंटली, इसकी लेंथ, एरिया, मटेरियल कौन सा है पता है, टेम्परेचर पता है, तो एक बार में आप जो रेजिस्टेंस निकाल के लाएंगे मैं वो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ट्रू वैल्यू वो होगी जो मेरी, क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें एरर आई होगी, तो मैं आपको बोलूँगा ये एक्सपेरिमेंट 10 बार परफॉर्म करो, तो आपके पास 10 रेजिस्टेंस की वैल्यू होंगी, और मुझे ट्रू वैल्यू जो चाहिए आर ट्रू, वो मैं एवरेज को मानूंगा, R1, R2, R10 अपॉन में 10, वो हमारी ट्रू वैल्यू होगी। हाँ जी, नेक्स्ट थिंग इज कैलकुलेशंस ऑफ एरर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। तो फर्स्ट एरर होती है नोन एज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर्स क्या होती हैं? एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? एक तो आपके पास ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ए बार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एवरेज से, और एक आपने फर्स्ट टाइम वैल्यू को मेजर किया था, कोई भी ऑब्जर्वेशन में आपने A1, A2, A3 ऐसे ऑब्जर्व वैल्यूज निकाली होंगी, तो जो इनका डिफरेंस है उसको हम
एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। दोबारा से समझ लीजिए, ट्रू वैल्यू, दिस इज ट्रू वैल्यू, और जो एक्चुअल वैल्यू में है डिफरेंस। एक बार एक और एग्जांपल समझिए, ऐसे समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे पेंडुलम एक लगातार मूव कर रहा है, उसका एक्सपेरिमेंटेड टाइम पीरियड निकालिए। तो आपने पेंडुलम का टाइम पीरियड बताया, पहले मेजर किया T1 कोई वैल्यू आई, फिर मेजर किया T2, फिर मेजर किया T3, तीन वैल्यूज आपने निकाल ली और इनके आपने एवरेज निकालकर मुझे एक टाइम पीरियड बता दिया, दैट इज टी एवरेज या टी ट्रू वैल्यू मान लो। तो मैंने बताओ, मैंने मैंने पूछा बताओ आपकी इस क्वांटिटी में कितनी एरर थी, तो आप बोलोगे सर ये ट्रू वैल्यू माइनस द फर्स्ट क्वांटिटी, ये एब्सोल्यूट एरर थी पहले वाली बार जो मैंने मेजर किया था। सेकंड टाइम कितनी एरर थी, तो आप बोलोगे सर ये जो ट्रू वैल्यू है और इसमें से अगर हम T2 माइनस कर देते हैं तो ये हमारी एरर है, हो सकता है जीरो भी हो। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, ट्रू वैल्यू और ईच मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। लिख लेते हैं, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू मैंने आपको बताया है ऐसे आएगी, एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटी is known as absolute error, is known as absolute error। ओके, कैसे लिखा जाएगा इसको एब्सोल्यूट एरर को, तो सुनिए, एब्सोल्यूट एरर इन, सपोज आपने A1 A2 कोई डाटा है, A3, ऐसे करते करते आपने AN तक मेजरमेंट्स ली, फिर आपने इसकी एक एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू बताई। कैसे, A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN अपॉन एन, ये आपकी एवरेज आ गई। अगर आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछा जाएगा इन द मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, तो आपका आंसर होगा A मीन माइनस A1। बिल्कुल ठीक बात है। एब्सोल्यूट एरर इन द सेकंड मेजर क्वांटिटी, दैट विल बी AM माइनस A2। इसी तरह से आप बाकी सब भी निकाल सकते। ओके, ट्रू वैल्यू कौन सी है, बस ये ध्यान रखना है, दिस इज द एवरेज वैल्यू इज द ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच क्वांटिटी क्या होगी, ट्रू वैल्यू माइनस हर इंडिविजुअल क्वांटिटीज की मेजरमेंट। चलिए, एब्सोल्यूट एरर के बाद हम चलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर पे। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा AM से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, और एब्सोल्यूट है तो एब्सोल्यूट का साइन भी लगा देते हैं। अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, जैसे आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली, पहले में पहली क्वांटिटी में डेल्टा A1, दूसरे में निकाली डेल्टा A2, सेकंड में, तीसरे में निकाली डेल्टा A3, इन सब का आप सम कीजिए डेल्टा AN, इन सब का आप मीन निकालिए और उनकी एब्सोल्यूट के साइन के साथ ऐड कर दीजिए, ये आती है मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा AM। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एब्सोल्यूट साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि बेशक कोई एरर नेगेटिव आए कोई एरर पॉजिटिव आए, हमें सारी एरर पॉजिटिव ही लेनी है। क्यों, क्योंकि एरर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाए, एरर तो एरर है, चाहे आपसे पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में कट नहीं कर सकते, इसीलिए एब्सोल्यूट का साइन लगाया गया है कि एरर चाहे प्लस डायरेक्शन आपने एक्स्ट्रा मेजर कर लिया चाहे आपने कम मेजर कर लिया, कैंसिल नहीं होगी, एडअप ही हो जाएंगे, टोटल एरर हमेशा एडअप हो जाती है, इसीलिए एब्सोल्यूट लगाया गया। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, इट इज द मीन ऑफ ऑल दी एब्सोल्यूट एरर्स, बस। चलिए थर्ड पर आइए, थर्ड इज द रिलेटिव एरर।
रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कुछ नहीं है, ये आपकी एरर और ओरिजिनल वैल्यू का रेशो है। इट इज़ द रेशो, किसी भी चीज़ की आप रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। इट इज़ द रेशो ऑफ एरर टू द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन। ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन, रिलेटिव मतलब फ्रैक्शनल एरर होती है। किसी एरर को आपको फ्रैक्शन में बताना है, तो ऐसे बता दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। जैसे फ्रैक्शनल एरर इन फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा A1 अपॉन में AM, ठीक है ना। तो किसी को भी आपको फ्रैक्शन निकालना है तो एरर अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी कर दीजिए, फ्रैक्शन बन जाएगा। और जब इसी क्वांटिटी को आप इनटू 100 कर देते हैं तो आप एक तरह से परसेंटेज में चेंज कर रहे होते हैं, तो ये बन जाती है परसेंटेज एरर। तो फोर्थ नंबर पे हमारी क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर। मैं अभी एग्जांपल से सारे समझाता जाता हूँ। परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर को ही अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि परसेंट में चेंज कर देंगे, तो इट विल बिकम परसेंटेज एरर। बोलते हैं ना कि ये 2% 3% एरर हो सकती है, ठीक है, वो परसेंटेज एरर होता है। नोट कर लीजिए। ओके, ये एरर पर बेस एक क्वेश्चन देखिए। आपको ये कहा जा रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, हमने एक्सपेरिमेंटली एक पेंडुलम है इस तरह का, और ये बॉब है, ये ऐसे ऐसे हमने हिला के छोड़ दिया और ऐसे ऐसे ये मूव कर रहा है। इसका हमने टाइम पीरियड एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा पहले केस में जो टाइम पीरियड हमने फर्स्ट टाइम मेजर किया वो था 2.56 सेकेंड। सेकेंड टाइम उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमने नोट किया 2.62 सेकेंड। थर्ड टाइम हमने ऑब्जर्व किया, इट वाज 2.70 सेकेंड। फोर्थ ऑब्जर्वेशन वाज 2.58 सेकेंड, एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन वाज 2.45 सेकेंड। ये 5 अलग अलग ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई। इसमें हमें टाइम पीरियड भी बताना है, एब्सोल्यूट एरर बताना है, मीन एब्सोल्यूट बताना है, रिलेटिव बताना है, परसेंटेज बताना है, सब कुछ बताना है। ओके, चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले तो हमारी एक्चुअल या ट्रू वैल्यू क्या लिया जाएगी, या मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू या टाइम पीरियड क्या लिया जाएगा एक्चुअल। तो जो टाइम पीरियड लिया जाएगा जिसको हम टी मीन कहते हैं, वो इन सब का सम होगा, T1 प्लस T2। ये तो अलग अलग टाइम पीरियड है, तो हमारा किसको सही माने, तो हमने कहा हम तो एवरेज ले लेंगे अपॉन में 5। ओके, तो TM आप इन सब का प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो हमारा ये आ रहा आंसर 2.58 सेकेंड। ये हमारा टाइम पीरियड हो गया मीन वैल्यू। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया। बी पार्ट में पूछा है आपसे एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इन T1 क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए टी मीन माइनस T1 2.56। यही बताया था मैंने आपको। कितना आता है ये, 0.02 सेकेंड। इसी तरह से डेल्टा T2 कितना होना चाहिए, चलिए यहाँ चेक करते हैं। इसी तरह से हम सारे निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड तो नोट कर ही लिया आपने। मतलब एब्सोल्यूट एरर, ये क्या निकाल रहे हैं हम, एब्सोल्यूट एरर। So delta T2, that is absolute error in the second quantity, is 2.58 minus सेकेंड क्वांटिटी कितनी थी 2.62, कितना आ गया, अब आया नेगेटिव 0.04 सेकेंड। ठीक है जी। डेल्टा T3 एब्सोल्यूट एरर इन द थर्ड मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू है हमारे पास फिर से 2.58 माइनस 2.70, क्या रिजल्ट हो गया, नेगेटिव 0.12 सेकेंड। ऐसे ही आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, मैंने निकाला। ओके, ये हमारे पास ये भी आ गई। थर्ड नंबर पे पूछा है हमसे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जो जो आपकी एब्सोल्यूट एरर आई उन सब का मीन निकाल दो। मीन्स
डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A5, सॉरी ए यहाँ पर हमारा टी है तो टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एब्सोल्यूट एरर ऑफ T1, एब्सोल्यूट एरर इन T2, एब्सोल्यूट एरर इन T5 डिवाइडेड बाय 5। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा टी, और एब्सोल्यूट है तो हमें एब्सोल्यूट का साइन भी लगाना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना, टी एम लिख दो। चलिए, पहली वाली क्वांटिटी मेजरमेंट कितनी थी? 0.02, ठीक है। दूसरी वाली में नेगेटिव थी, यहाँ नेगेटिव नहीं लिया जाएगा, पॉजिटिव ही लिया जाएगा, बताया था मैंने, क्योंकि वैसे भी एब्सोल्यूट का साइन सब वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। 0.04। थर्ड क्वांटिटी भी नेगेटिव थी, उसको भी पॉजिटिव कर देंगे, 0.12। फोर्थ क्वांटिटी जीरो ही आएगी, और फिफ्थ क्वांटिटी 0.13 पॉजिटिव थी, पॉजिटिव रहेगा। डिवाइड बाय आप 5 कीजिए, तो इन सबको सॉल्व करके आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाती है, और वो रिजल्ट आ रहा है 0.062 सेकेंड। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, आगे चलिए। फिर आपसे पूछा जा रहा है इसमें रिलेटिव एरर बताइए। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर किसकी बतानी है? रिलेटिव एरर ओवरऑल बतानी है, इंडिविजुअल एरर की नहीं पूछा, ओवरऑल रिलेटिव एरर। तो ओवरऑल एरर आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर है 0.062, अपॉन में ट्रू वैल्यू क्या थी? 2.58। ये आपकी रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर हो जाती है। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपका आ रहा है, सॉल्व करने पर 0.06, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 0.024, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपसे इसको ही परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, या परसेंटेज एरर पूछा जा रहा है, तो इसी क्वांटिटी को जो आपका आया है इनटू 100% और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैट विल बिकम, डेसिमल 2 प्लेस आगे जाएगा, 2.4%। दिस इज द एरर, परसेंटेज एरर। ओके, सो अवर टॉपिक इज प्रोपगेशन ऑफ एरर। मीन्स हम ये जानना चाहते हैं कि अगर क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड्स होती हैं, तो उनके जो क्वांटिटीज में एरर होती है, उन एरर का क्या होता है? दैट इज नोन एज प्रोपगेशन ऑफ एरर। अगर दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, दो अलग अलग मेजरमेंट हैं, हम उनमें अलग अलग ऑपरेशन लगा सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं, उनको पावर में भी लिख सकते हैं, तो एरर का क्या होगा वो हमें जानना है। तो बड़ा सिंपल है, रूल नंबर 1, कि जब भी हम क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एरर हमेशा ऐड हो जाती है। तो लिख लीजिए, इफ टू क्वांटिटीज if two quantities are added और subtracted, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाएंगे, एरर्स का क्या होना है? एरर्स आर ऑलवेज एडेड, द एरर आर ऑलवेज एडेड। एरर में सब्ट्रैक्शन का कोई लॉजिक नहीं रहेगा, एरर एक गलती दूसरी गलती को कभी कट नहीं करेगी, वो एड अप हो जाएगी। इफ टू क्वांटिटीज आर ऐड या सब्ट्रैक्ट, चाहे आप ऐड का ऑपरेशन लगाएं चाहे आप सब्ट्रैक्ट का कराएं, एरर तो हमेशा ऐड अप हो जानी है। एग्जांपल सुन लीजिए। फॉर एग्जांपल, एक रॉड की लेंथ है L1, 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर, लेंथ ऑफ सेकंड रॉड इज 5 प्लस माइनस 0.1 मीटर। आपका क्वेश्चन है कि आप L1 प्लस L2 एरर्स बताना है एक केस में, और एक केस में L1 माइनस L2 अगेन विद एरर। तो जैसा मैंने कहा, फर्स्ट क्वांटिटी में ऑपरेशन तो आपको प्लस करना है, तो यू विल ऐड 10 प्लस 5, ऐड तो करेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी को। एरर क्या क्वेश्चन, तो आंसर है एरर भी आपकी ऐड हो जाएंगी। तो फाइनल आंसर विल बी 15 प्लस माइनस 0.33। अच्छा, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, हमें ऑपरेशन तो सब्ट्रैक्शन का लगाना है, तो क्वांटिटीज को तो सब्ट्रैक्ट करो, ये थोड़ी उनको सब्ट्रैक्ट दोगे, क्वांटिटी तो सब्ट्रैक्ट ही होंगी। हाँ, एरर, एरर फिर दोबारा ऐड हो जाएंगे। तो इस केस में योर रिजल्ट विल बी 5
प्लस माइनस 0.3. Okay, this was addition and subtraction rule number 1. Okay, come to rule number 2. मीन्स फॉर प्रोडक्ट एंड जब आप एरर को डिवाइड करते हैं तो लिखिए इफ टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाई और डिवाइड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अगर दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाएगा तो एरर का क्या है, तो आंसर है उनकी एब्सोल्यूट एरर ऐड अप हो जाएंगी, एरर्स नहीं, द एब्सोल्यूट एरर्स will be added. Okay, okay, एग्जाम्पल दो, जैसे एक क्वांटिटी है a प्लस माइनस डेल्टा a और दूसरी क्वांटिटी है b प्लस माइनस डेल्टा b, आपको a और b को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करो उसमें तो कोई बात ही नहीं, एरर का क्या होगा, एरर का एब्सोल्यूट एरर ऐड अप, यानी कि यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा डेल्टा ए प्लस ए, दैट इज एब्सोल्यूट एरर, बल्कि इसको हमें बोलना चाहिए रिलेटिव एरर को ना, एब्सोल्यूट एरर नहीं, इसमें सॉरी एब्सोल्यूट की जगह रिलेटिव लिखो, रिलेटिव एरर्स विल बी एडेड अप, ये तो रिलेटिव एरर है ना, मैं करेक्ट कीजिए, रिलेटिव एरर्स विल बी एडेड अप, तो डेल्टा ए प्लस ए और डेल्टा बी और बी, ये आपको फाइनली आंसर देना है। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक रूम की लेंथ हमने मेजर किया 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर और ब्रेड हमें किया 5 प्लस माइनस 0.1, हमें एरिया ऑफ द रूम फाइंड आउट करना है विद एरर लिमिट्स, अब एरिया वी नो दैट इज एल बी, हम बेसिक ऑपरेशन एल वाले करेंगे तो 10 into 5, एरर का क्या, तो एरर लिए हम इनटू प्लस 0.1, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको साथ में लिख और बाद में को ऐड रिजल्ट में डाल, डिवीजन में भी यही होगा, डिवीजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी और एग्जांपल्स करते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब आ जाइए पावर के केस में, पावर में यानी कि एक्सपोनेंशियल की हम बात कर रहे हैं या पावर का ऑपरेशन लगाना है, जैसे a माइनस डेल्टा ए और इसकी पावर करें हो सकता है आपको वॉल्यूम निकालना हो एल का क्यूब या किसी में निकालना तो भाई ना करके, तो ऐसे केस में जो एरर होती है, ये क्वांटिटी हमारे आर, ऐसे केस में जो एरर होती है ये पावर आगे आती है और इनटू डेल्टा ए बाय ए, मतलब एब्सोल्यूट एरर को हम पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये एरर आ गई, ये एरर आ गई, इससे हम एरर निकाल सकते हैं। ओके, एग्जांपल दूं, जैसे अगेन मैंने कहा कि एरिया किसी क्वांटिटी का कैसे आता है, ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटी आर है उसमें कुछ एरर है प्लस प्लस डेल्टा आर, ठीक ठीक है, एरिया तो आप निकाल ही देंगे, तो पर आपको एरर पता करनी है, तो आप बोलेंगे सर जो एरर होगी डेल्टा ए वो इस रूल के हिसाब से कैसे लिखी जाएगी, ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए, पावर आगे आ जाएगी 2 इंटू डेल्टा बाय आर, ये आपका फॉर्म बनाएगा डेल्टा ए बाय ए 2 इंटू डेल्टा आर बाय, नोट कीजिए, एक जनरल रूल भी नोट कर लीजिए, ये काफी काम आया,
जनरल रूल क्या है, अगर कोई एक क्वांटिटी है, मान लीजिए जेड है, और वो कुछ इस तरह से है कि ए की पावर पी इंटू बी की पावर क्यू अपॉन सी की पावर आर, मतलब पावर भी लग रहा है, मल्टीप्लाई भी लग रहा है, डिवाइड भी लग रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में हमारे पास एक जनरल रूल काम करता है, दैट इज डेल्टा जेड बाय जेड, मतलब एब्सोल्यूट एरर, सॉरी रिलेटिव एरर इन द जेड इज इक्वल टू, यहाँ पावर का रूल लगा, पी इंटू सबकी प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, यहाँ सी रेस टू पावर आ रहा है, डेल्टा बी बी ऑन बी, डिनोमिनेटर में जो है वो भी क्वांटिटी ऐड होगी, आर इंटू डेल्टा सी बाय, ये हमारे पास जनरल फॉर्म लगेगा। इसी को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हम हर जगह पर मल्टीप्लाई 100 लगाकर रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर में चेंज कर सकते हैं। अभी कोई क्वेश्चन से ही क्लैरिटी, क्वेश्चन से क्लैरिटी होगी, मैं कराता हूँ क्वेश्चन से क्लैरिटी है। द लेंथ of a ground is 330 plus minus 5 meter, and the ground is 250 plus minus 3 meter with error limit given. Question is find area of the ground with error limit. बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, तो हम ये जानते हैं, इन केस ये जो जो है ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा कर आएगा, मीन्स आपको दिस क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा रिलेटिव एरर ऐड हो जाती है। तो देखिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है डेल्टा ए अपॉन ए, दैट इज रिलेटिव एरर इन द एरिया इज गिवन वन बाय डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी बाय बी, एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाती है, यही कहा था मैंने। तो लेट अस कैलकुलेट द, क्योंकि हमें डेल्टा, हमें जो आंसर देना है ना वो ऐसे ऐसे दो, एरिया प्लस माइनस डेल्टा, तो डेल्टा तो लें, एरिया तो आप निकाल ही लेंगे, एरिया का कोई कोई नहीं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, कितनी लेंथ थी 330 इनटू ब्रेड्थ दैट इज 250, कितना मल्टीप्लाई करके बताइए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे ख्याल से आ रहा है 82500, वो इशू नहीं है, डेल्टा ए का। तो चलिए, तो डेल्टा ए अपॉन एरिया दैट इज 2500 equal to delta L, that is absolute error in the length 5 upon actual 30 प्लस एरर तो ऐड ही होंगे ना, प्लस डेल्टा बी कितना है 3 अपॉन 2, ओके, ये आप ऐसा लिख सकते हैं। आपको चाहिए डेल्टा ए, तो ए टू फाइव आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो व्हाट विल बी डेल्टा डेल्टा, तो डेल्टा ए विल ये क्वांटिटी दैट इज 5 ऑन 330, ये काम करिए सेल्सियम ले लीजिए, 330 इन 50 ले लेना, या फिर ऐसे ऐसे कर लो। आपको मेरे को मैं सॉल्व करना है ना, 5 अपॉन 330 आप कैंसिल कर लो, अपॉन 3 अपॉन 50, 880 आपका शिफ्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा ए की वैल्यू आपकी आएगी इस कैलकुलेशन से, जो लगभग से आ रही है 2227.5। तो फाइनली आप एरिया देंगे 82500 प्लस माइनस 227.5,
5 मीटर स्क्वायर। This is answer with error limit. Our question is, एक फिजिकल क्वांटिटी एक्सपेरिमेंट में उसमें x एक क्वांटिटी है विच इज गिवन बाय ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। x एक क्वांटिटी है जो a b और c पर डिपेंड करती है और इस फॉर्मूला से वो दिया जाता है। आपको ये कहा जा रहा है कि परसेंटेज एरर्स इन a b एंड c तीनों में कुछ कुछ परसेंटेज एरर हैं। वो क्या है एरर? एरर्स आर 1% प्लस माइनस, 3% प्लस माइनस एंड 2% प्लस माइनस रिस्पेक्टिवली। ए बी स्क्वायर सी में कुछ एरर्स आ गए परसेंटेज। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स। तो आप बताइए एक्स में कितने परसेंटेज एरर आ जाएगी। ए बी और सी तीनों क्वांटिटीज में कुछ कुछ एरर्स हो गई हैं। आपसे परसेंटेज एरर इन एक्स पूछा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या ऑपरेशंस लगे हुए हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो रहा है ए और बी के बीच में, यहाँ डिवाइड भी हो रहा है, पावर भी लगी हुई है। तो इसको कैसे करेंगे? तो आंसर सर आसान है, मैंने आपको एक रूल बताया था, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। एक्स इक्वल टू आपका ये ऑपरेशन था, फॉर्मूला था ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। तो आपका एक जनरल रूल काम करेगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स दैट इज रिलेटिव एरर इन द एक्स और इनटू इक्वल टू यहाँ पर है तो 1 इंटू डेल्टा ए इंटू परसेंटेज कर रहे हैं प्लस पावर के केस में फिर 2 पावर आगे इंटू प्लस थर्ड क्वांटिटी सी क्यूब डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर आगे 3 इंटू सी बाय सी इंटू 100%। ये हमने एक जनरल फॉर्मूला लिखा था, रिलेटिव का परसेंटेज में चेंज कर दिया। आप ध्यान से देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज एरर इन ए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 परसेंटेज एरर इन बी। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? परसेंटेज एरर इन सी। और ये वाली वैल्यूज हमें गिवन है, तो लेट अस पुट द वैल्यू यहाँ डाल लेते हैं। 1 इंटू परसेंटेज एरर इन ए 1 है, 1%। 1%, ये पूरी क्वालिटी को हटा दिया 1%। परसेंटेज एरर इन बी 3%, तो ये बन जाएगा 2, ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 3% प्लस परसेंटेज एरर इन सी 3 मल्टीप्लाई द परसेंटेज एरर इन सी इज 2%। प्लस माइनस में है ये वाली वैल्यू। Finally, your answer will be 1, 6 और 6, 12, 13% प्लस माइनस 13%। तो परसेंटेज एरर इन द एक्स इज प्लस माइनस 13%।